Hello, good evening, all of you. गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बहुत प्यारे से प्लेटफॉर्म टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित में। एक्चुअली रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे टीचिंग पे कहा, ये तो एप्लीकेशन की क्लास है, सॉरी। तो एप्लीकेशन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए बच्चों, जुड़ जाइए फटाफट से आप सभी। तब तक मैं आप सभी के कमेंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तब तक मैं आप सभी के कमेंट ओपन कर लेता हूँ। आ जाइए आप सभी, जुड़ जाइए। चलिए, कौन कौन है एक बार मैं नाम ले देता हूँ सभी के। ब्रजराज यादव हैं, प्रियंका जी हैं, नितिन पाल हैं, और राजेश चौधरी हैं, हरीलाल हैं, दयानंद यादव हैं, रोहिणी कुमार हैं, शरद कुमार हैं, आदर्श हैं, रोहित चौरसिया हैं, और मिलिंद देव आनंदा हैं, शौर्य चौधरी हैं, विजेता जी हैं, जितेंद्र कुमार हैं, अनुराधा हैं, दीपक नौर्या हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ बच्चों, ठीक है, मेरी तबीयत में सुधार है अब। चलिए, पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ सरबजीत रावत, हम भी बेटा पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, क्या करें आप पढ़ते पढ़ते और हम पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, आ जाइए जी। ये, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते, राधे राधे। नीरज हैं, काजल गुर्जर हैं, पूजा कुमारी हैं, अजय कुमार हैं, टीकम सिंह हैं, सनी प्रजापति, और शुभी अवस्थी, शिवम, गौरव यादव, कुणाल सिंह हैं, और प्रदीप गुप्ता हैं, साक्षी शिवा, अमन तिवारी, मोनिका, अजय टोपो, दयानंद यादव, राजेश मौर्य। चलिए, बहुत सारे बच्चे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जुड़ जाइए बच्चों। चलिए, तुषार सिंह सर जी आज कहाँ हो। चलिए, ओके। हाँ, विशाल तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से सैटरडे को क्लास नहीं ली है, ठीक है, इस वजह से क्लास नहीं ली है, बिल्कुल। अच्छा गुरु जी, आज आपने मजा खड़ा कर दिया, बहुत अच्छा समझ में आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलिए, हाँ शशि, आपका कमेंट सीन हो रहा है, बिल्कुल। प्रमोद कुमार सर, आपको देखने के लिए आंखें तरस गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है ना, हम भी आपके सामने खड़े हो गए, और ठीक है ना मेरी भी आंखें तरस गई थी कि कब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूं भाई। चलिए जी, राधे राधे। मीना मौर्य जी हैं। हम्म, स्वास्थ्य में ठीक है बच्चों। चलिए, चंद्रशेखर चलिए, ठीक है, ओके। ठीक है, अब सभी के कमेंट आते रहेंगे। चलिए, चलिए ठीक है, अब सभी के कमेंट अब आते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज हीरो लग रहे हैं चलिए भाई, आप लोग आ जाइए, जुड़ जाइए आप सभी, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, जुड़ जाइए आप सभी। चलिए, गुरु जी, अब आपकी तबीयत कैसी है। ठीक है बेटा, अब आप मेरी तबीयत। आ, एक बच्चा बोल रहा है, सर जी आज तो आप घर से ही क्लास ले रहे होंगे सर जी। हाँ बिल्कुल, घर से ही क्लास ले रहे हैं मोनू, आज आज घर से ही क्लास ले रहे हैं जी। नहीं, नीतीश आप ब्लॉक नहीं है, लेकिन आपका कमेंट मैं पढ़ पा रहा हूँ जी, बिल्कुल। हर हर महादेव बच्चों। चलिए, बिल्कुल सिलेक्शन के बाद आइएगा। चलिए, ओके। तो आपकी क्लास लगते हैं तो ऐसा लगता है वर्दी तैयार है, बिल्कुल तैयार है वर्दी बेटा, बिल्कुल तैयार है वर्दी, ज्यादा परेशान नहीं होना। चलिए, ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक क्या है। चलिए, ब्लैक बैकग्राउंड ले लेते हैं, और प्लीज बताइए आप सब कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। क्या है बच्चों, द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, जिसको हम बोलेंगे ठोसों के यांत्रिक गुण।
ठोसों के यांत्रिक गुण, ये आज का टॉपिक है हमारा, ठोसों के यांत्रिक गुण। देखो बच्चों, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़े, ठीक है ना। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ठोस होते क्या है, मतलब ईमानदारी से वास्तव में, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इस चैप्टर को पूरा पढ़ने से पहले, ठीक है, या इसके बारे में, ठीक है, हम कुछ भी डिस्कस करें उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर सॉलिड क्या होते हैं और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस में वास्तव में क्या मूलभूत अंतर होता है, हम इसे देखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? आइए बच्चों अब यहां पर देखेंगे, ठीक है। ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, उसको इंग्लिश में बोलेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के यांत्रिक गुण, ठीक है। आइए देखो बच्चों, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं और आप लोग इन पर बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करें। देखिए बच्चे, जब मैं बात करता हूं ना पदार्थ की, पदार्थ क्या होता है बच्चे? पदार्थ का मतलब होता है, अंग्रेजी में उसको हम लोग बोलते हैं मैटर, ठीक है, पदार्थ। और कई जगह आपको पदार्थ शब्द ना मिलकर आपको एक शब्द और मिल सकता है, उस शब्द का नाम होता है द्रव्य। क्या मिल सकता है? द्रव्य बच्चों। लेकिन ध्यान रखना, ये है बच्चे आपका, देखो, पदार्थ या द्रव्य, मैटर अंग्रेजी में। अब बच्चों हम पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। एक तरफ हम करते हैं पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। एक तरफ हम करते हैं भौतिक वर्गीकरण, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। और भौतिक वर्गीकरण में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपका ठोस हो गया, आपका द्रव हो गया और आपका गैस हो गया, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में बच्चे हम पदार्थ को उसकी तीन अवस्थाओं में बांटते हैं। आपने सुना होगा ना, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन दो अवस्थाएं और होती है बच्चों, कौन कौन सी? ठीक है, एक होती है आपकी प्लाज्मा, एक अवस्था होती है आपकी प्लाज्मा, और एक अवस्था होती है जिसको बोलते हैं बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये तो है बच्चे पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। ये क्या है पदार्थ का? ये भौतिक वर्गीकरण, ठीक है, भौतिक वर्गीकरण। अब देखो, ये जो द्रव है, इस द्रव का मतलब है लिक्विड। कई बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और आज तक कंफ्यूज होते हैं, आज तक होते हैं। ये है लिक्विड, वो है बच्चे द्रव्य, उसका मतलब होता है मैटर। वो है द्रव्य, उसका मतलब है मैटर। ये है द्रव, द्रव का मतलब है तरल, फ्लूइड, ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहेंगे लिक्विड। इसको कहेंगे बच्चे हम लोग क्या? सॉलिड, सॉलिड। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे गैस। ये क्या है बच्चों? प्लाज्मा, प्लाज्मा। और इसको तो बोलते हैं बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बच्चे, ठीक है। तो ये पदार्थ की पांच अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं बच्चों इन जनरल, जिनको आप लोग बच्चे, ठीक है, अपनी दैनिक जीवन में यूज करते हैं। ये तीन अवस्थाएं वो है जिनको बच्चे आप लोग और हम लोग एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। बात समझ में आ रही है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन जो दो अवस्था है प्लाज्मा और बीईसी बच्चों, ये बहुत नॉमिनल इनका यूज है, इनको भी बताऊंगा कि ये क्या होती है। ये तो हो गया भौतिक वर्गीकरण। लेकिन जब हम रासायनिक वर्गीकरण करेंगे बच्चों, किसका? एक पदार्थ का, इसे आपको समझना है, रासायनिक वर्गीकरण। जब हम पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण करते हैं ना बच्चों, क्या करते हैं? रासायनिक वर्गीकरण करते हैं, तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं बच्चे रासायनिक वर्गीकरण को। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है बच्चों अशुद्ध पदार्थ। तो रासायनिक वर्गीकरण में हम इसको दो भागों में बांटते हैं, प्योर एंड बच्चे, ठीक है, इम्प्योर, ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को बच्चे फिर से हम दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं, एक तरफ तत्व, एलिमेंट, और एक तरफ बच्चे यौगिक, यौगिक। और तत्व को बच्चे हम दो भागों में बांटते हैं, एक बांटेंगे तत्व को धातु में, एक बांटेंगे अधातु में,
और यौगिक को भी हम दो भागों में बांटेंगे बच्चों। एक बांटेंगे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है। और अशुद्ध पदार्थ में बच्चों क्या आएगा? अशुद्ध पदार्थ में आएगा मिश्रण, मिक्सचर, मिक्सचर। और मिक्सचर दो प्रकार का होगा बच्चों, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण ये दो प्रकार का होगा बच्चों, समांगी और विषमांगी मिश्रण। ठीक है। यह है क्लासिफिकेशन वास्तव में पदार्थ का। ओके बच्चों, चलिए ओके। आपकी तबीयत खराब होने के बाद भी आप पढ़ा रहे हैं सर, आपका तबीयत ठीक नहीं है तो आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसको समझ लो। देखिए आप इसे समझ लोगे, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, मैं जितनी भी मेहनत कर रहा हूं मेरी सारी मेहनत बिल्कुल वसूल हो जाएगी। जो मैं समझा रहा हूं बस इसको समझ लो। अब आप मेरे साथ साथ एक बात बताइए, हम पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है। हम पदार्थ का वर्गीकरण दो आधारों पर करते हैं। देखिए दो बेसिस पर हम लोग पदार्थ को क्लासिफाइड करते हैं। पहला होता है बच्चे उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द सेकंड वर्जन, ठीक है, उसका केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। फिजिकल क्लासिफिकेशन बच्चे आमतौर पर वही पदार्थ की तीन अवस्थाएं। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? वही पदार्थ की तीन अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं सर? ठीक है, ठोस, दूसरी सर द्रव, और तीसरी सर गैस। वही तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। और सर चौथी अवस्था कौन सी? चौथी प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था कौन सी? बीईसी, बोस-ईनस्टीन कंडेंसर। ठीक है। तो ये बेसिकली बच्चे पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, और पांचवा सर क्या? पांचवा बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। ओके, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, जब हम बात करेंगे बच्चे रासायनिक वर्गीकरण की, केमिकल क्लासिफिकेशन की, रासायनिक वर्गीकरण, तो रासायनिक वर्गीकरण को बच्चों दो आधारों पर क्लासिफाइड किया जाता है। एक तरफ होता है शुद्ध पदार्थ और एक तरफ होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में बच्चे तत्व आएंगे और यौगिक आएंगे। ठीक है, जिसमें तत्व के दो प्रकार होंगे, धातु और अधातु। यौगिक भी बच्चे दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आएगा, जिसमें आएगा समांगी मिश्रण, ठीक है ना, होमोजीनियस मिक्सचर, और विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब मैं आपको ये पूरी कहानी बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। देखो इस कहानी को तो मैं आपको बच्चे क्लियर करूंगा जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हालांकि ग्रुप डी में मैं केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है ना, जो आपका आयुष्मान बैच है और जो आपका खाकी बैच है उनके लिए मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो इस कहानी को तो मैं तब क्लियर करूंगा। ठीक है, इस कहानी को मैं अभी बता दे रहा हूं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन जो तीन आधारों पर होता है वो कैसे होता है, इसे मैं अभी आपको बता रहा हूं। आइए बच्चों देखिए, देखिए देखो यहां पर मैंने तीन ऑब्जेक्ट लिए, ऐसे ही लेता हूं, ठीक है ना। यहां पर बच्चों मैंने तीन ऑब्जेक्ट लिए, ऑब्जेक्ट ए, बी और सी। ये तीन है मेरे प्यारे बच्चों। देखो आपके सामने तीन ऑब्जेक्ट है, ये तीन वस्तुएं हैं। एक वस्तु बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना, एक वस्तु जो है या जो एक पदार्थ है, यहां पर ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखा है ना, ये पदार्थ। पदार्थ क्या है बच्चों? व्हाट इज मैटर? तो पदार्थ वह है जिसके पास द्रव्यमान हो। पदार्थ होने की कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन सर, जिसके पास द्रव्यमान हो, जिसके पास द्रव्यमान हो। दूसरा बच्चे, ठीक है, जिसके पास आयतन हो। द्रव्यमान का मतलब मास होना चाहिए। दूसरा बच्चे उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम का मतलब लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई होनी चाहिए, तो वॉल्यूम होना चाहिए। और अगर आयतन है तो इसका मतलब है कि बच्चे वो स्थान घेरता हो। आयतन है तो इसका मतलब क्या है? वह स्थान घेरता हो। आयतन है तो इसका मतलब वह स्थान घेरता हो बच्चों। तीसरा पॉइंट, ठीक है, ठीक है भाई, आयतन है तो स्थान भी घेरता है। चौथा पदार्थ की विशेषता क्या है कि सर उसके पास भौतिक जड़ता का गुण हो। मतलब अगर आप उसके रूप में, आकार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसका विरोध करें, लेकिन तो उसमें भौतिक प्रतिरोध और जड़ता का गुण हो। ठीक है सर, भौतिक प्रतिरोध, फिजिकल रेजिस्टेंस, भौतिक प्रतिरोध एवं जड़ता का गुण हो, उसमें जड़ता का गुण हो।
भौतिक प्रतिरोध एवं जड़ता का गुण हो बच्चे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एंड द लास्ट बच्चे, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है, ठीक है, मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसे अनुभव किया जा सके। ठीक है, तो अगला पॉइंट हो जाएगा कि वह हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सके, हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके, हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सके, हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो अनुभव किया जा सके। ठीक है, उसे हम पदार्थ कहेंगे। तो पदार्थ का मतलब क्या है बच्चे? देखिए, पदार्थ का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने इस मार्कर को एक ऑब्जेक्ट बोलूं और ये कैसा है, ये ठोस पदार्थ है। ये कैसा है? ठोस। जो पानी में पी रहा हूं वो कैसा पदार्थ है? वो द्रव पदार्थ है बच्चे। ठीक है, और इस कमरे में मेरे प्यारे बच्चे, जो वायुमंडल बना हुआ है या पृथ्वी की सतह के ऊपर जो वायुमंडल है वो कैसा है बच्चे? वो कैसा पदार्थ है? तो गैसीय पदार्थ है। वो गैसीय पदार्थ है। वो कैसा पदार्थ है? वो गैसीय पदार्थ है। देखिए, आमतौर पे 3 पदार्थ जिनके साथ हम डेली लाइफ में डील करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ये मार्कर मेरा ठोस है। तो अगर ये मार्कर ठोस है तो सर सबसे पहली बात, इसके पास क्या होगा? द्रव्यमान होगा, मास होगा इसके पास। दूसरा, इसके पास आयतन होगा, और अगर आयतन होगा तो इसका मतलब है कि स्थान घेरता होगा। इसमें भौतिक जड़ता का गुण होगा। आप इसकी अवस्था में परिवर्तन करें तो अवस्था परिवर्तन का ही विरोध करेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भौतिक प्रतिरोध का गुण होगा। और सबसे प्रमुख बात क्या है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इसे अनुभव किया जा सकेगा। हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या बच्चों? हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इसे अनुभव किया जा सकेगा। इसको बाकायदा बच्चे हम अनुभव कर सकते हैं हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ये बात समझ में आ रही है? तो हम इसको क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। देखिए बच्चे, तो देखिए, एक पदार्थ जो होता है बच्चे, वो कई सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। एक पदार्थ के भीतर कई सारे अणु होते हैं, और एक अणु जो होता है वो कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये पदार्थ है बच्चे। इस पदार्थ के भीतर जो अणु है वो आपस में एक दूसरे से बहुत अधिक नजदीक है। इस पदार्थ के अंदर जो अणु है, इस पदार्थ के भीतर जो अणु है वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या है बच्चे? आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक है। अणु बहुत ज्यादा नजदीक है। ठीक है, दूसरा बच्चे, ठीक है, यहां पर जो बच्चे अणु है वो आपस में एक दूसरे से इतना ज्यादा नजदीक नहीं है जितना इतना था। और यहां पर बच्चे अणु आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर है। ठीक है, तो एक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और एक अणु कई प्रकार के परमाणुओं के योग से बना होता है। देखिए, पदार्थ अणुओं से, और एक अणु बच्चे कई सारे, बोलिए, एक अणु कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये बात मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर आपने देखा बच्चे, इस पदार्थ में जो अणु है वो आपस में एक दूसरे से बहुत अधिक नजदीक है। अणु यहां पर क्या है बच्चे? आपस में एक दूसरे से बहुत अधिक नजदीक है। इसका मतलब है कि अणुओं के बीच में जो कार्य करने वाला बल है वो स्ट्रॉन्ग है। यहां पर अणुओं के बीच में कार्य करने वाला बल स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अणु आपस में एक दूसरे से नजदीक है। ठीक है, तो जो बच्चे अणुओं के बीच में जो कार्य करने वाला बल होता है उसको बोलेंगे अंतराण्विक बल। क्या बोलेंगे? अंतराण्विक बल। तो बोलेंगे बच्चे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, अंतराण्विक बल जो है, यहां पर अंतराण्विक बल कैसा है बच्चे? यहां पर अंतराण्विक बल मजबूत है, इनफैक्ट सर्वाधिक मजबूत है। अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चे? इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है बच्चे, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, और अंतराण्विक बल मजबूत होने के कारण देखिए जो अणुओं के बीच की दूरी है वो कैसी है? कम है। तो अंतराण्विक बल मजबूत है, इसके कारण अंतराण्विक दूरी जो है, जो अंतराण्विक दूरी है, अंतराण्विक दूरी है वह कैसे है बच्चे? सबसे कम है। अंतराण्विक दूरी सबसे कम है, सबसे कम है अंतराण्विक दूरी। मेरी बात समझ में आ गई? अंतराण्विक दूरी सबसे कम है। क्यों? क्योंकि अंतराण्विक बल सर्वाधिक मजबूत है। अंतराण्विक बल क्या है बच्चे? कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। तो बच्चे जब पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है तो दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल, देखिए ना, द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो दो अणुओं के बीच में जो बल कार्य करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा, ठीक है, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मजबूत होगा तो बच्चे अणु आपस में एक दूसरे के नजदीक होंगे कि नहीं? आप ही बताइए।
अणु आपस में एक दूसरे के नजदीक होंगे। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी स्ट्रांग होगा तो अणु भी आपस में एक दूसरे के नजदीक होंगे। यहां पर बच्चे तो अणु आपस में एक दूसरे के नजदीक है। और बच्चे यहां पर जो है, ये जो दूसरा वाला जो पदार्थ है आपके सामने, यहां पर अंतराण्विक बल जो है ये, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका ठोस, इसको हम लोग कहेंगे सॉलिड, ये सॉलिड हो गया। तो इसमें बच्चे ये क्या होगा, ये द्रव होगा, ठीक है, ये लिक्विड होगा। इस लिक्विड में अंतराण्विक बल जो होगा वह ठोस से कमजोर होगा। कैसा बच्चे, ठोस से कमजोर, ठोस से कमजोर होगा, ठोस से कमजोर होगा, ठीक है। जब अंतराण्विक बल यहां पर ठोस से कमजोर होगा तो अंतराण्विक दूरी भी ठोस से अधिक होगी, बोलो होगी कि नहीं। तो अंतराण्विक दूरी कैसी होगी बच्चे, ठोस से अधिक होगी। अंतराण्विक दूरी कैसी होगी बाबू, ठोस से अधिक होगी। और यहां पर बच्चे इसको हम लोग नाम देंगे क्या, गैस का। और आप देखिए ना, आप देखिए कि यहां पर बच्चे ये जो अणु है ये आपस में एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूरी पर है। तो इसलिए मतलब यहां पर बच्चे जो अंतराण्विक बल है वो सबसे कमजोर है। अंतराण्विक बल जो है बच्चे वो सबसे कमजोर है, ठोस से भी कमजोर, और बच्चे ठोस से तो है ही है, द्रव से भी ज्यादा कमजोर है। इसलिए बच्चे जो अंतराण्विक दूरी है वो सबसे अधिक होगी। अंतराण्विक दूरी जो होगी बच्चों वो सबसे अधिक होगी। अंतराण्विक दूरी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो आपसे अगर एग्जामिनर पूछे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे वीक किस में होता है, आपसे एग्जामिनर पूछे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे वीक किस में होता है, तो आप कहेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा वीक जो होता है वो गैसेस में होता है। और एग्जामिनर कहे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होता है, तो आप कहेंगे सॉलिड में होता है। वो कहे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स के स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगी वो कम होगी या ज्यादा, तो आप कहेंगे फोर्स मजबूत है तो दूरी कम होगी, फोर्स मजबूत है तो दूरी कम होगी बच्चों, इसलिए वो ठोस हो जाएगा। अब ये ठोस क्यों हो गया, ये ठोस इसलिए हो गया कि इसके भीतर जो बच्चे मॉलिक्यूल्स है, इनके भीतर जो मॉलिक्यूल्स है, तो दो मॉलिक्यूल्स के भीतर, दो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काम करने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि अणु आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए ये कैसा हो गया, डेंस हो गया है, अर्थात इसलिए ये ठोस हो गया है। और अगर बच्चे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, थोड़ी सी बढ़ जाए, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाए, तो यही कैसा, तरल अवस्था में हो जाएगा, यही लिक्विड अवस्था में हो जाएगा। और जब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाए तो ये द्रव, ये गैस अवस्था में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, गैस अवस्था में आ जाएगा। तो अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे कम है तो ठोस, अगर ठोस से ज्यादा है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस तो द्रव, और बच्चे अगर द्रव से भी ज्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, अंतराण्विक दूरी है, तो गैस। ध्यान रखना, अगर अंतराण्विक दूरी बढ़ रही है तो इसका मतलब है अंतराण्विक बल कमजोर है। अगर अंतराण्विक दूरी बढ़ रही है तो इसका मतलब है अंतराण्विक बल कमजोर है। और अगर अंतराण्विक दूरी बहुत कम है तो इसका मतलब है कि अंतराण्विक बल मजबूत है। जो आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बच्चे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें होगा, तो आप कहेंगे सर ठोस में। और सबसे कम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस किसमें हो, किसकी होगी, सबसे कम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस किसकी होगी, सबसे कम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस किसकी होगी, तो आप कहेंगे सर किसकी होगी, ठोस की होगी। तो सबसे कम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस किसकी होगी सर, ठोस की होगी। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि यहां तक मेरे किसी भी प्यारे बच्चे को कोई भी दिक्कत होगी, नहीं लगता ना, ठीक है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, बात समझ में आ गई। इसलिए बस ध्यान रखना बच्चों, जब आप ठोस को ऊष्मा दोगे, जब आप ठोस को ऊष्मा दोगे तो ठोस में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वो चालन विधि से होगा। किसमें होगा, चालन विधि से। जब आप द्रव को ऊष्मा दोगे तो द्रव में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वो संवहन विधि के द्वारा होगा। किसके द्वारा, संवहन विधि के द्वारा होगा। और जब आप गैस को ऊष्मा दोगे तो गैस में जो बच्चे ऊष्मा का स्थानांतरण है वह भी किसके द्वारा होगा, संवहन विधि के द्वारा ही होगा गैस में। ठीक है, गैस में भी संवहन विधि के द्वारा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चे, चालन से, ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस में होता है, ये मैं ऊष्मा में बताऊंगा। ठीक है, और संवहन से द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, द्रव और गैस में। और अगर मैं बात करूं विकिरण, तो विकिरण से बच्चे ठोस में भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। तो विकिरण से ठोस, द्रव और गैस तीनों में बच्चे ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। अब देखिए बच्चे, ये चालन विधि क्या है। जैसे आपने इस मार करके इस वाले सिरे को ऊष्मा दिया, जैसे
मैंने अपनी गैस पर रख के, जो हमारी गैस घरेलू गैस होती है, इसको जलाया मैंने बर्नर को, और जलाने के बाद मैंने इसको ऐसे गर्म करने रख दिया ऐसे। तो जब मैंने इसको ऐसे गर्म करने रख दिया तो ये वाला हिस्सा ना सबसे पहले गर्म होगा ना, बोलो होगा कि नहीं? और जब ये वाला हिस्सा गर्म होगा तो इसके भीतर के जो मॉलिक्यूल्स है सबसे पहले उनको ऊष्मा मिलेगी। बोले बताइए ना, सबसे पहले बच्चे जो ऊष्मा मिलेगी उनको मिलेगी। अब जैसे वो ऊष्मा पाएंगे तो वो अपने स्थान पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे ऐसे। जैसे उनको ऊष्मा मिली तो ऊष्मा मिलने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब ऊष्मा मिलती है ना तो ऊष्मा मिलने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो जैसे ही ऊष्मा मिली गतिज ऊर्जा बढ़ी ऐसे, और वो अपने स्थान पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, अर्थात वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है बच्चे? अब जैसे एक, ठीक है, एक मॉलिक्यूल जिसको ऊष्मा मिली, जब वो ऐसे ऐसे होगा तो वो अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स को भी ऊष्मा देगा। ठीक है? अब जो उन अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स को ऊष्मा मिलेगी, ठीक है, तो वो भी ऊष्मा पाकर बच्चे उनकी भी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ऊष्मा प्राप्त होती है तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, नो डाउट बच्चे। ठीक है ना? तो ये बात क्लियर है। तो उनकी भी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वो भी अपने अगल बगल वाले को, और ऐसे करके बच्चे पूरे ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। जबकि ठीक है, द्रव में क्या होता है? द्रव में ऐसे होता है जैसे आपने भगोना लिया, भगोने में पानी भरा और आपने बच्चे उसे गैस के ऊपर रख दिया। ठीक है? या फिर आपने दूध ली, ठीक है, दूध लिया एक भगोने में या फिर एक कढ़ाई में या फिर किसी बर्तन में, और दूध लेने के बाद आपने उसको बर्नर के ऊपर रख दिया, जो घरेलू गैस होती है उसके ऊपर रख दिया। तो बच्चे ठीक है, ऐसे आग जल रही है, और जब आग जल रही है तो दूध का जो सबसे निचला वाला हिस्सा है, जो दूध का लोअर मोस्ट हिस्सा है, वो आग के संपर्क में आएगा, मतलब उसको सबसे पहले हीट मिलेगी। और जैसे उसको हीट मिलेगी बच्चे, तो हीट पाने के बाद वह ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जैसे उसे ऊष्मा मिली, ऊष्मा मिलने के बाद बच्चे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई, वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि गर्म पदार्थ हमेशा ऊपर की ओर जाता है, और जो ऊपर का ठंडा पदार्थ है वो बच्चे नीचे आएगा, क्योंकि नीचे एक रिक्त स्थान बन जाएगा। नीचे एक रिक्त स्थान बन जाएगा, नीचे का बच्चे जो गर्म पदार्थ है जिसको हीट मिला, ठीक है, लिक्विड में, उस दूध में, तो वो बच्चे जो नीचे का गर्म दूध है वो ऊपर की ओर, और ऊपर का ठंडा दूध नीचे की ओर। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी, जब तक कि इस पूरे द्रव का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। ठीक है? और जैसे इस पूरे दूध का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा, उसके बाद अगर आप उसे ऊष्मा दोगे तो बच्चे वो उफन जाएगा, और वो उफन के नीचे गिर जाएगा। आपने देखा होगा, आप में से जितने भी बच्चे हैं या बच्चियां हैं जिन्होंने दूध गर्म करने छोड़ दिया होगा और किसी ना किसी काम में व्यस्त हो गए होंगे, आपने जरूर देखा होगा बच्चे कि दूध जो है भगोने से निकल जाता है। ठीक है? वो कौन सी विधि है बच्चे? वो संवहनी विधि है। कौन सी है? वो संवहनी विधि है। और बच्चे विकिरण विधि से, ठीक है, इससे रेडिएशन मेथड से ठोस को भी ऊष्मा मिलती है, द्रव को भी मिलती है, और गैस को भी मिलती है। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसे तो बच्चे हम ऊष्मा में पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको काइंडली फॉर जनरल नॉलेज समझा दिया, काइंडली फॉर जनरल नॉलेज मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है? चलिए, अब हमको एक बात पता चल गया कि साहब ठोस क्या है। ठोस वो है जहां पर अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं और दो अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम होती है, वो ठोस होता है। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? ठोसों के यांत्रिक गुण। ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ठोस का सबसे पहला जो यांत्रिक गुण होता है किसी भी ठोस का, उसको कहते हैं हम प्रत्यास्थता। ये ठोस का सबसे पहला गुण होता है इलास्टिसिटी, बोलते हैं इसको, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। ये किसी भी ठोस का सबसे पहला मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। ठीक है? चलिए बच्चों, जी ऐसा होता है, ओके, हमेशा गिर जाता है। अच्छा सर, मैंने अपना डाउट आपके इंस्टा पे सेंड किया है। अरे बच्चों देखो कितने एडवांस हो गए बालक कि डाउट भी इंस्टा पे, ठीक है ना, सेंड करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, देख लेंगे साहब इंस्टा पे आपका डाउट और जवाब भी देंगे बिल्कुल। चलिए चलिए, कुणाल कमल से रात में ही हुआ है ऐसा। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बार मुझे आप थंब दे के बता दो कि हाँ सर ये बातें समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गई अच्छे से, अब आगे चला जाए, अब समझा जाए कि आखिर प्रत्यास्थता क्या होती है, व्हाट इज इलास्टिसिटी। ठीक है? इसको समझा जाए कि व्हाट इज इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता है क्या बच्चों। तो मुझे जल्दी से आप लोग, चलिए, अच्छा, ओके 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 ओके, चलिए, डांट भी खाई है मम्मी से, सरिता बोल रही है। चलिए ओके, सारी चीजें कहानी की तरह लग रही हैं।
मजा आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मुझे आप सभी के कमेंट मिल गए, चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, अब देखो इलास्टिसिटी को समझो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये इलास्टिसिटी को समझो। मान लीजिए बच्चों कि ये कोई आपका ठोस है, ये मान लीजिए कोई आपका ये पदार्थ है, और ये पदार्थ आपका कैसा है बच्चों, ये पदार्थ आपका सॉलिड है, ये कोई सॉलिड पदार्थ है। मान लो बेटा, मानने में क्या जा रहा है बाबू, मान लो ये कोई सॉलिड है और आपने इस सॉलिड पर क्या किया, ठीक है कि 10 न्यूटन का बल लगाया आपने सॉलिड पर, इस तरह से ऐसे ऐसे करके बच्चे आपने इस पर F इक्वल्स टू 10 न्यूटन, आपने 10 न्यूटन का इस पर फोर्स लगाया इस सॉलिड पर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको कार्य नहीं पढ़ा रहा, वर्क नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको प्रत्यास्थता पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, मानने में क्या जा रहा है, यहां पर इस सॉलिड को आपने किसी दीवार के सहारे रख दिया, मतलब किसी दीवार के सहारे आपने सॉलिड को रख दिया, और दीवार के सहारे रखने के बाद आप ऐसे करके उस पर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हो, ऐसे करके 10 का लगा रहे हो, 20 का लगा रहे हो, हम तो ये कह रहे हैं साहब तुम 100 न्यूटन का बल लगा रहे हो उस पर, हम तो ये कह रहे हैं साहब कि दीवार के सहारे रख के तुम उस पर 100 न्यूटन का बल लगा रहे हो। तो बच्चे जो आप बल लगा रहे हो, एक तरफ तो बच्चे वो दीवार के सहारे रखा है ना, तो दीवार के सहारे रख के उस पर जब आप इधर से आप इस पर बल लगा रहे हो, तो मतलब तुम आप हम ये कहते हैं ना कि तुम इसे भींचने की कोशिश कर रहे हो, आप इसे दबाने की कोशिश कर रहे हो, बोलो ना बेटा, ऐसा ही तो हो रहा है ना, भींचने और दबाने की कोशिश ही तो हो रही है। चलिए बहुत सारे बच्चे लाए हुए बेटा, चलिए ओके। चलिए सर, आप इतना सरल कैसे समझा देते हैं? हाँ ओके, एस्केप वेलोसिटी, यस बच्चों, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और केपलर्स, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स, केपलर के ग्रहों के गति के नियम, ये अभी रह रहा है और मुझे यही पढ़ाना था, लेकिन मैं किसी दिन संडे को क्लास लेके, ठीक है, मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, संडे को स्पेशल क्लास लेके मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। एक बच्चे का कमेंट है केवल, मैं चाहता तो इस कमेंट को नहीं बताता, केवल एक बच्चे का कमेंट है, बाकी को तो पता भी नहीं है, ठीक है ना, कई सारे बच्चे, हजारों बच्चे लायक है और उनको तो पता भी नहीं, लेकिन हाँ बच्चों बिल्कुल छूटा है, ठीक है, आज पढ़ाना चाहिए था, लेकिन आज टॉपिक मैंने डलवा दिया इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी में मैं कैसे पढ़ाऊं, तो किसी दिन संडे को स्पेशल क्लास लेके ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी और केपलर के ग्रहों की गति के नियम, तीनों ग्रहों की गति के नियम मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और जो लास्ट मैंने पढ़ाया था बच्चों आपको, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, जहां पर मैंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात की, भार और द्रव्यमान के बारे में बात की, उपग्रहों के बारे में बात की, तो बहुत प्यारे तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, चलिए ठीक है ओके। अब देखिए बच्चों, तो ये मैंने क्या है, ये मैंने F इक्वल्स टू, प्लीज आप देखिए, ये F इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ठीक है, 10 क्यों ज्यादा मान लो, हमने तो 100 मान लिया सर, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का बल लगाया हमने, तो इसका मतलब है कि सर हम इसको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात हम चाहते हैं कि इसके रूप में, ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि सर इसके रूप में, इसके आकार में या इसकी आकृति में, इसके रूप आकार या आकृति में परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं बच्चे? आप एक बताओ, आपने दीवार से सटा के किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दिया और अब पेलम पेल बेटा उस पर जो है ना धक्का मारने से लग रहे हो या उस पर आप फोर्स अप्लाई करने से लग रहे हो, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कार्य तो आप कर ही रहे हो, नो डाउट आप कार्य कर रहे हो, वो बात अलग है कि आपके इस कार्य के कारण, ठीक है, विस्थापन नहीं हो पा रहा। विस्थापन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि साहब सामने क्या दीवार है। अब मान लीजिए कि मैं ऐसे करके इस पर, ठीक है, जोर लगाऊं और मैं चाहूं कि मेरा ये डिजिटल बोर्ड है ये ऐसे खिसका चला जाए पीछे, जैसे साउथ के एक्टर नहीं होते दीवार को तोड़ देते हैं, पंच मारा दीवार टूट गया, भाई साहब मेरी औकात है ही नहीं कि मैं दीवार को तोड़ दूं। बस आप कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। तो आपने 100 न्यूटन का बल लगा के आप क्या कर रहे हैं? आप प्रयास कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, क्या बच्चे क्या करने की? आप कोशिश कर रहे हैं रूप आकार या आकृति में परिवर्तन करने की। क्या कर रहे हैं बेटा? आप कोशिश कर रहे हैं किसमें? रूप आकार या आकृति में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप रूप आकार या आकृति में परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं आप, ठीक है, और आप बल लगा रहे हैं। तो ये जो बल आप लगा रहे हैं इसको हम कहेंगे विरूपक बल। क्या कहेंगे बच्चों? विरूपक बल। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। जो बल लगाया जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स, कई बार हमने बचपन में किया है। बचपन में क्या, कई लोग तो बड़े बड़े होके भी करते हैं,
ताकत आजमाते हैं। ग्लास पानी पी लिया, खाली ग्लास है स्टील का, ऐसा लग रहा है कि मोड़ पाऊंगा या नहीं। कई लड़के करते हैं, हमें पता है, लेकिन देखे हमने कई, उन्हें लगता है कि दौड़ मार रहा हूं, बादाम खा रहा हूं, ठीक है ना, देखता हूं कि ताकत आई कि नहीं, तो ऐसे करते हैं। तो वो बच्चे ग्लास को मोड़ने के लिए या ग्लास को तोड़ने के लिए या ग्लास को पिचकाने के लिए जो वो बल लगाते हैं, जो वो फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? उस फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे, विरूपक बल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे बाबू? उसको हम लोग विरूपक बल कहेंगे, उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। जो आप बल लगा रहे हो उसको हम लोग विरूपक बल कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है बच्चों? अच्छा, और विरूपक बल लगाकर आप क्या करते हो? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर रूप, आकार या आकृति में परिवर्तन का प्रयास करते हो। लेकिन बच्चे, इस वस्तु की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इस वस्तु में अर्थात ठोस में एक ऐसा गुण होता है, ठोस में एक ऐसा गुण होता है कि वह ठोस, वह सॉलिड अपने रूप में, अपने आकार में, अपनी आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। वह क्या करता है बच्चों? वह परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसके पास एक ऐसा गुण है कि ये बच्चे क्या कर रहा है? ये विरोध कर रहा है। ये किसका विरोध कर रहा है बच्चे? रूप, आकार, आकृति में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। और बच्चे इसी गुण को हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यास्थता कहेंगे। इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, इसी को हम लोग प्रत्यास्थता कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। तो प्रत्यास्थता क्या है? ठोस का एक ऐसा गुण है। प्रत्यास्थता क्या है? तो प्रत्यास्थता बच्चे ठोस का एक ऐसा गुण है कि जब किसी भी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, बाह्य बल को हम क्या कहेंगे? विरूपक बल। तो जब किसी भी वस्तु को विरूपक बल लगाया जाता है बच्चे, और विरूपक बल लगाकर उसके रूप, आकार, आकृति में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है, तो वस्तु बच्चे उसमें परिवर्तन का विरोध करती है। और वस्तु के इसी गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप इधर देखिए, चलिए, ठीक है, आप देखिए बच्चों, ठीक है, ये है मेरे पास, ये बोतल है, और मैं इस बोतल पे ऐसे बल लगा रहा हूं। तो इस बोतल को बीचने के लिए मैं जो बल लगा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं कहूंगा विरूपक बल। ये जो मैं बल लगातार लगा रहा हूं, इसको क्या कहूंगा? इसको मैं विरूपक बल कहूंगा। जो मैं लगा रहा हूं बारंबार, हर बार लगा रहा हूं, विरूपक बल है। बात समझ में? और मैं क्या कर रहा हूं? विरूपक बल लगाकर मैं उसके रूप में, आकार में, आकृति में परिवर्तन का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन इस वस्तु का एक ऐसा गुण, इस वस्तु का ऐसा गुण, ये क्या कर रही है वस्तु? ये वस्तु इस बल का विरोध कर रही है। अर्थात वस्तु अपने रूप, आकार, आकृति में परिवर्तन का विरोध कर रही है बच्चे, और वह अपनी पुनः और पुनः और पुनः और पुनः उसी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। पुनः उसी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, प्रयास करती है, पुनः उसी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करती है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थता बोलेंगे। ठीक है, प्रत्यास्थता समझ में आ गया? आज तक ऐसा लगता था कि बहुत कठिन है प्रत्यास्थता, पता नहीं बाप रे क्या चीज है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं कि प्रत्यास्थता क्या है? क्लियर हुआ? चलिए एक बार मुझे बताइए आप लोग, क्लियर हुआ या नहीं? चलिए, हाँ, जड़त्व जैसा है, बिल्कुल। एक बच्चे बोला कि हाँ सर, जड़त्व जैसा है। जड़त्व भी गुण ही होता है। ठीक है, जड़त्व भी, ठीक है, आकार या आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, ये विरोध करता है, लेकिन ये ठोस का गुण है। जड़त्व किसी भी वस्तु का गुण हो सकता है। जड़त्व वस्तु का गुण है, जबकि ये ठोस का गुण है। जड़त्व और प्रत्यास्थता में आपसे परिभाषा पूछे कि दोनों में क्या अंतर है, एग्जामिनर आपसे पूछे आपके इंटरव्यू में कि भैया बताओ जड़त्व में और प्रत्यास्थता में आप एक अंतर बताइए, तो आप कहेंगे जड़त्व किसी भी वस्तु के लिए अप्लाई होता है कि जब आप किसी भी वस्तु के रूप, आकार या आकृति में परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व कहलाता है आप उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन करें, आप उसके विराम की अवस्था में परिवर्तन करें, या आप उसकी दिशा में परिवर्तन करें तो उस परिवर्तन का विरोध करेगी, जड़त्व है। जबकि बच्चे ठोस, ठोस जब एक ठोस में उसके रूप, आकार या आकृति का परिवर्तन का विरोध होता है और ठोस अपनी पुनः उसी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता है जिसमें ठोस पहले से था। ठीक है बच्चे, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यास्थता कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। जड़ तो बेसिकली गति, विराम और दिशा में जो परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण है। ठीक है, जड़त्व जो है वो गति, विराम और दिशा में परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण जो है वो जड़त्व है। जबकि रूप या आकार में जो परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण है किसी भी ठोस में, और जिसके अंतर्गत वह अपनी उसी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता है जिसमें वो था, तो वो क्या है बच्चों? वो प्रत्यास्थता है। वो क्या है? वो प्रत्यास्थता है। बस इतनी सी बात है बच्चों, वो प्रत्यास्थता है। ये अंतर है दोनों में।
चलिए आ गया गुरुजी, डेफिनेशन लिखवा दो। 100% क्लियर, फर्स्ट टाइम अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए डेफिनेशन बोल दो। चलिए मैं डेफिनेशन बोलता हूं, आप लिख लेना। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप लिख लेना, ठीक है। मैं लिखवाऊंगा नहीं डेफिनेशन, क्योंकि इतना मैंने समझा दिया। आप लिखेंगे किसी भी ठोस का ऐसा गुण, किसी भी ठोस का ऐसा गुण, किसी भी ठोस का ऐसा गुण जब विरूपक बल के माध्यम से, जब विरूपक बल के माध्यम से उसके रूप अथवा आकार अथवा आकृति में, उसके रूप अथवा आकार अथवा आकृति में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है, परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है, तो वह इस प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, तो वह इस प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, एवं वह अपनी पुनः उसी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता है, एवं वह पुनः अपनी उसी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता है। किसी भी ठोस का ऐसा गुण प्रत्यास्थता कहलाता है, किसी भी ठोस का ऐसा गुण प्रत्यास्थता कहलाता है, ठीक है। किसी भी ठोस का ऐसा गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। अब देखो बच्चे, अब मैं आपको समझाऊंगा, देखो अब आएगा मजा। अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो केवल देखो, अब आएगा मजा। देखो बच्चों, ये मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए बच्चों कैसा है, ठोस है। ये ऑब्जेक्ट ठोस है, ये ऑब्जेक्ट ठोस है। आज मैं तुम्हें प्रत्यास्थता से संबंधित हर एक चीज समझाने जा रहा हूं, ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ इलास्टिसिटी, इसलिए इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। यह कोई सॉलिड है, कोई ठोस है। इस ठोस पे बच्चे आपने ऐसे करके बल लगाया, इधर से भी लगाया, इधर से भी लगाया, आप दोनों तरफ से बल लगा रहे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप इसको भींचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे करके आप इसको भींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आप बल लगा रहे हैं, देखिए ये बल क्या कर रहा है, ये बल प्रयास कर रहा है। ये जो बल है बच्चे, ये जो बल है, ये बल क्या कर रहा है, ये बल प्रयास कर रहा है कि वह इस ठोस के कम से कम रूप में, रूप नहीं तो आकार या आकृति में परिवर्तन कर दे, आकार या आकृति में परिवर्तन कर दे। बात समझे, वह इस ठोस के रूप, आकार या आकृति में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। वो ऐसा काम कर रहा है। तो ये जो बल है, इस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, विरूपक बल बोलेंगे, विरूपक बल, विरूपक बल बोलेंगे बच्चों, विरूपक बल बोलेंगे। ठीक है, आपने विरूपक बल लगाया, ऐसे करके विरूपक बल लगाया, और देखो मैं आपको लाइव बताने जा रहा हूं, लाइव समझाने जा रहा हूं। तो आपने ऐसे करके विरूपक बल लगाया, और विरूपक बल लगाकर आप इस पर विरूपक बल लगाकर दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, इसके रूप में, इसके आकार या आकृति में परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। परिवर्तन का आप क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब आपने विरूपक बल हटा दिया, विरूपक बल हटा दिया, और जैसे ही आपने विरूपक बल हटाया, तो वस्तु बच्चे अपने पुनः उसी अवस्था में आने का प्रयास करेगी, पुनः उसी अवस्था में आने का प्रयास करेगी जिसमें वो पहले थी, आने का प्रयास करेगी। आपने कई बार देखा होगा बच्चे, आने का प्रयास करती है, आने का प्रयास करती है, ठीक है। और जो वस्तु अपने पूरी उसी अवस्था में आने का प्रयास करती है, तो मतलब वस्तु के भीतर से एक बल कार्य करता है जो विरूपक बल के अगेंस्ट होता है। वस्तु के भीतर से एक बल कार्य करता है जो विरूपक बल के विपरीत होता है, विरूपक बल के विपरीत होता है। आप कहेंगे हाँ सर ऐसा होता है, अभी आप बोलेंगे, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। तो बच्चे वस्तु के भीतर से एक ऐसा बल कार्य करता है जो विरूपक बल के विपरीत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबल। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम प्रतिबल बोलते हैं। तो जैसे ही आप विरूपक बल अगर इस दिशा में लगा रहे हैं, तो वस्तु के भीतर से जो प्रतिबल होगा वो विरूपक बल के अगेंस्ट लगेगा, विपरीत लगेगा, और वही प्रतिबल होगा जो वस्तु को पुनः उसी अवस्था में या उसी शेप में लाने की कोशिश करेगा। ये प्रतिबल ही होगा बच्चों जो वस्तु को उसी शेप में लाने की कोशिश करेगा। ये प्रतिबल ही होगा, ठीक है, जो वस्तु को उस शेप में लाने की कोशिश करेगा। ये प्रतिबल ही होगा जो वस्तु को उसी शेप में लाने की कोशिश करेगा। अब मान लीजिए बच्चे कि आपने विरूपक बल लगाया, और विरूपक बल लगाने के बाद ये जो वस्तु थी ये इस तरह से हो गई। आपने विरूपक बल लगाया, और विरूपक बल लगाने के बाद ये वस्तु कैसी हो गई, ऐसी हो गई। मतलब ये वस्तु विरूपित हो गई, अर्थात इसके रूप या आकार या आकृति में परिवर्तन हो गया। बोलिए, इसके रूप, आकार या आकृति में परिवर्तन हो गया, ठीक है। जैसे आपने देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, इधर देखो, फिर से बोल रहा हूं मैं, देखो एक बार, प्रतिबल,
प्रतिबल, ठीक है। प्रतिबल इस तरह लगेगा, ऐसे लगेगा। अगर विरूपक बल ऐसे लग रहा है तो प्रतिबल ऐसे लगेगा, अगर विरूपक बल ऐसे लग रहा है तो प्रतिबल बच्चों ऐसे लगेगा, ठीक है। और पुनः उसी अवस्था में आने का वस्तु क्या करेगी, प्रयास करेगी, उसी अवस्था में जिसमें वो थी उसी में आएगी वस्तु। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, ठीक है। वस्तु विरूपित हो गई, वस्तु विरूपित हो गई, अर्थात अगर वस्तु विरूपित हो गई तो आप कहेंगे वस्तु में स्ट्रेस उत्पन्न हो गया, अर्थात वस्तु विकृत हो गई। कैसी हो गई, विकृत हो गई वस्तु। अब ये जो विकृति हुई है, ये जितनी भी इसमें विकृति हुई है, विकृति का मतलब क्या है, उसके आकार या आकृति में परिवर्तन हो गया। विकृति इसका मतलब क्या है, आकार या आकृति में परिवर्तन हो गया। अब ये वस्तु विकृत हो गई, मतलब अब ये ठोस विकृत हो गया। तो ये विकृत कितना होगा, ये जो विकृति है ये कितनी होगी बच्चे, तो जो प्रतिबल होगा, प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, ठीक है, मतलब विकृति। ये बात समझ में आ रही है जी बच्चों? ओके ओके बच्चों, ओके। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, जी बच्चों, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, ठीक है। ये हो गया बच्चे स्ट्रेस। प्रतिबल होगा, इसको बोलेंगे स्ट्रेन, विकृति को स्ट्रेन, और प्रतिबल को बोलेंगे बच्चे, जो प्रतिबल है प्रतिबल को बोलेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस है ना, दोनों एक जैसे शब्द है। प्रतिबल स्ट्रेस और विकृति स्ट्रेन है। तो प्रतिबल इज डायरेक्टली, ठीक है, क्या होगा बच्चे, जो स्ट्रेस होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, विकृति के। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों हुक का नियम। यही क्या कहा जाता है, हुक का नियम कहा जाता है। हुक का नियम आपने जरूर सुना होगा, आपने जरूर समझा होगा, हुक का नियम, ठीक है। यही हुक का नियम होता है बच्चों। नहीं, मैं उदास सा नहीं हूं भाई, कौन कह रहा है मैं उदास सा लग रहा हूं? चलिए, देखो उदास उदास नहीं हो, ये फालतू की बातें हैं। चलिए, ओके, ठीक है। मैं बहुत खुश हूं बच्चों, और जो तुम्हारा प्यार आता है ना, इस तुम्हारे प्यार से मैं और ज्यादा खुश हो जाता हूँ, सच में, इस तुम्हारे प्यार से और ज्यादा खुश। अच्छा, अभी मैं आपका बहुत बड़ा डाउट दूर कर रहा हूं, है ना। एक कुलदीप बच्चा है, बार बार कमेंट कर रहा है, कुलदीप कट कॉपी पेस्ट मत करो बेटा, ठीक है। अभी मैं तुम्हारा डाउट दूर करूंगा, ऐसे दूर करूंगा कि डाउट कभी तुम्हें जिंदगी में दोबारा नहीं हो सकता, वो शर्मा जाएगा कि वो दोबारा नहीं होगा। चलिए, आज साइंस डे भी है, ठीक है। सर क्या हुआ कि सर आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो मतलब तुम लोग पढ़ लिए क्या उस पे, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पे? जो मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ वहीं पे जाके पढ़ लिए क्या? चलिए, हाँ, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए सफिशियंट है, ठीक है। देखो, जो जो चैप्टर है इन चैप्टर को देखो, जो एक्स्ट्रा आपके चैप्टर है उनको आप सर पढ़ा ही रहे यूट्यूब पर, उससे देख लेना, ठीक है। कर दिया। अब देखो आगे आओ, यहां पर आगे समझो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। देखिए, एक तो हो गया प्रत्यास्था, एक हो गया सुघट्यता, इसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, ठीक है। एक और गुण होता है, इस गुण को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी। सुघट्यता, प्लास्टिसिटी, क्या, सुघट्यता। प्लास्टिसिटी का मतलब है, देखो प्रत्यास्था में वस्तु अपने पुनः उसी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करती है। प्रत्यास्था में क्या होता है बच्चों, प्रत्यास्था में जो ठोस होगा, प्रत्यास्था में इलास्टिसिटी में, इलास्टिसिटी में जो ठोस होगा बच्चे, ठोस, ठोस पुनः अपनी, ठीक है, उसी आकृति अथवा आकार को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, प्राप्त करने का प्रयास करेगा, प्रयास करेगा,
ठीक है बच्चे, बोलो करेगा कि नहीं? आपको भी पता है कि ठोस पुनः अपनी उसी आकृति आकार को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, किसमें? प्रत्यास्था में। ठीक है, कोई भी ठोस, जब आप उस ठोस पर विरूपक बल लगाएंगे और विरूपक बल लगाने पर उसको छोड़ देंगे, ठीक है, तो उसके भीतर जो प्रत्यानयन बल होगा या जो प्रतिबल होगा, स्ट्रेस, स्ट्रेस उसको फिर से उसी स्थिति में ले आएगा जिसमें वो वस्तु थी, उसको तो हम बोलेंगे प्रत्यास्था। लेकिन बच्चे ये जो प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी में क्या है? जैसे बच्चों प्लास्टिसिटी में आपने इस तरह से स्ट्रेस लगाया, सॉरी आपने इस तरह से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, आपने इस तरह से बच्चे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, आपने इस तरह से, ठीक है, क्या लगाया? विरूपक बल लगाया, ऐसे इस पर आपने विरूपक बल लगाया, ऐसे हिंदी में लिखो विरूपक बल। तो इस पर आपने बच्चों विरूपक बल लगाया, ठीक है। ये देखो बच्चों, बहुत अच्छे से देखो इसको, जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, ये कोई ठोस है, ये कोई सॉलिड है, और इस सॉलिड पर आपने इस तरह से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ठीक है। तो जैसे आप इस सॉलिड पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के छोड़ते हैं, जैसे छोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है, इसके भीतर से एक बल कार्य करेगा जिसको आप क्या कहेंगे? स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? स्ट्रेस कहेंगे। और स्टेप उसको, ठीक है, पुनः उसी आकृति में ले आएगा, पुनः उसी आकृति में ले आएगा, पुनः उसी आकृति में ले आएगा। तो डेट इज कॉल्ड द प्रत्यास्था। इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन बच्चे, जब वस्तु अपने पुनः उसी अवस्था में ना आए और वो एक नई आकृति को प्राप्त कर ले, वो अपनी पुरानी आकृति में ना लौटे, मैं लिख सकता हूं, वस्तु विरूपक बल हटा लेने पर, विरूपक बल हटा लेने पर, विरूपक बल हटा लेने पर, ठीक है ना, उसी आकृति में ना आए, उसी आकृति में ना आए, ना आए, बल्कि बल्कि एक नई आकृति को प्राप्त कर ले, बल्कि एक नई आकृति को प्राप्त कर ले, प्राप्त कर ले, ठीक है। उस ठोस के या उस वस्तु के इसी गुण को हम लोग क्या कहेंगे? उसके इसी गुण को हम लोग सुघट्यता कहेंगे। उसके इसी गुण को हम क्या कहेंगे? उसके इसी गुण को हम लोग सुघट्यता कहेंगे। जैसे बच्चों, ठीक है, जैसे आप कह रहे होंगे कि सर ऐसा एग्जाम्पल बताओ, मैं बता रहा हूं, गीली मिट्टी, आप गीली मिट्टी की गोली बनाओ, गीली मिट्टी की आप क्या बनाओ? एक गोली बनाओ, ऐसे गीली मिट्टी की, और आप गीली मिट्टी की एक गोली बना के ऊपर से छोड़ दो, आप गीली मिट्टी की ऐसी गोली बनाओ और इसको ऐसे ऊपर से छोड़ दो, और जब ये नीचे जाके गिरेगी तो ये कैसी हो जाएगी? ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसी हो जाएगी कि नहीं बच्चे, बताओ, ये ऐसी हो जाएगी कि नहीं? क्या ध्यान रखना बच्चे, जैसे नीचे से आपने छोड़ दी, जैसे ही ऊपर से छोड़ दी, ऊपर से छोड़ने के बाद जैसे नीचे गई, तो नीचे जाने के बाद जैसे ही पिचक जाएगी, तो क्या ये अपने पुनः उसी आकृति को प्राप्त करेगी? आप बताइए, क्या पुनः उसी आकृति को प्राप्त करेगी जिसमें ये पहले थी? पुनः उसी आकृति को प्राप्त करेगी? बताइए बच्चों, क्या ये पुनः अपनी उसी आकृति को प्राप्त करेगी? तो आंसर होगा नो। और बच्चे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे प्लास्टिसिटी, सुघट्यता। सुघट्यता, इसका मतलब है कि सुघट्यता और प्रत्यास्थता, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी दोनों बाबू आपस में एक दूसरे के कैसे होते हैं? इनवर्स होते हैं। एक बार आप सभी का थंब चाहिए मुझे, ऐसे करके स्माइली फेस के साथ, कि हाँ सर बहुत बढ़िया समझ में आया, बहुत अच्छा समझ में आया। चलिए, देखो, अब आप अधिकतर बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे कोई बोल रहा है सर, ठीक है ना, बॉल या कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल को भी हम ऐसे करते हैं। नहीं बेटा, कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल या रबर, या फिर वो जो आप कह रहे हैं ना बॉल, जो रबर की बॉल होती है, टेनिस की बॉल जिसमें हम खेलते थे क्रिकेट बचपन में, तो वो बच्चे इसका एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि वो पोली है, भीतर से पोली है। इसके लिए पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा पदार्थ कैसा होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। पूरा का पूरा पदार्थ बच्चे ठोस होना चाहिए इसके लिए। चलिए।
चलिए ओके, चलिए बचपन में खेले, चलिए ठीक है बच्चे। तो देखो मैंने क्या बोला, एक ठोस क्या होना चाहिए, ठोस। ये गीली मिट्टी ठोस होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए। सुगठिता हो या प्रत्यास्थता हो बच्चे, ये किसके एप्लीकेशन है, ये ठोस के एप्लीकेशन है बच्चे। ये देखो ये क्या है, ये एक सॉलिड है। मैंने नीचे भी लिखा है बच्चों, ऊपर क्यों लिखूं, मैंने नीचे लिखा है कि ये क्या है, ये एक सॉलिड है बाबू। देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। अब जो रबर की गेंद है या जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, वो तो पोपली है ना, वो तो कैसी बच्चे पोपली है, तो आप उसको कैसे कह सकते हो, ठोस होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मुझे बताइएगा प्लीज, आप मुझे बताइए, ये फर्श है, ये फर्श है, फर्श है, ठीक है। एक तरफ ली मैंने, ठीक है, ये है स्टील की गोली, स्टील की गोली, ठीक है। यहां पर मैंने ली, यहां पर मैंने लिए, ठीक है, ठोस लकड़ी का या लकड़ी की गोली, कोई लकड़ी की गोल गोल गोली बना दी ऐसे लकड़ी की। और यहां पर मैंने ली गीली मिट्टी, यहां पर मैंने क्या ली, गीली मिट्टी ली, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी। और मैंने तीनों को समान ऊंचाई से, ठीक है, फर्श पर गिराया। तीनों को समान ऊंचाई से मैंने फर्श पर गिराया, स्टील की गोली, लकड़ी की गोली और बच्चे गीली मिट्टी, मैंने तीनों को समान। अच्छा मान लीजिए, लो आपके कहने पर मैंने रबड़ की गोली भी ले ली, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये जो रबर की गोली होगी ये ठोस होगी। लेकिन रबर की गोली आप ऐसा समझिए, रबर की गोली आप ऐसा समझिए कि बॉल नहीं, जैसे बचपन में जब हम कच्ची पेंसिल को मिटाते थे ना, ऐसी रबड़ होती। कच्ची पेंसिल को जब मिटाते थे ना, कच्ची पेंसिल, तो ऐसी वाली रबड़ होगी उसकी गोली। हमने ये चार गोली ली बच्चे, हमने चार गोली ली, इन चारों गोलियों को हमने समान ऊंचाई से नीचे गिराया। अब आप बताइए कि कौन सी गोली फर्श से टकराने के बाद सबसे ऊंचाई पर जाएगी, सबसे ऊंचाई पर कौन सी गोली जाएगी, फर्श पर टकराने के बाद, फर्श पर टकराने के बाद वापस सबसे ज्यादा ऊंचाई पर इनमें से कौन सी गोली जाएगी। कल तक का समय दे रहा हूं, सोच के मुझे बताना, जब कल क्लास में आऊं तो मुझे सोच के बताना कि सर ये गोली होगी। खूब रिसर्च करो। चलिए ठीक है, पंकज पारासर, अबे बेवकूफ, अब नाम नहीं लूंगा, वो खुद समझ जाएगा, बेवकूफ बच्चा है एक प्यार से बेवकूफ बोल रहा हूं, पगलू, ठीक है, ये पगलू बच्चा है, ठीक है ना। कि जैसे स्प्रिंग क्या है, ऐसे, और ऐसा वाला इमोजी, स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग मैंने समझाया है, बस समझ में आ रही है, और मैं बता दूंगा स्प्रिंग को, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे बार बार बोल रहा हूं ठोस 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 ठोस। अब देखो कुछ अब भी जवाब देने लग गए, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जवाब मिल रहा है, बहुत बढ़िया। कुणाल बोल रहे हैं क्रिस्टल क्लियर हो गया गुरुजी, यू आर ग्रेट, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक बोल रहा है सौरभ है, गुरुजी लव यू, ऐसे मतलब ऐसे करके मतलब पता मतलब फील आती है कि गुरुजी लव यू है चलिए भाई, चलिए आंसर बता दूं, चलिए बच्चों, चलिए आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है, इसका आंसर है, इसका आंसर है स्टील की गोली। और जिनने स्टील की गोली बोला है वो बिल्कुल सही है, और जो जो रबर की बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, रबर की नहीं होगी, स्टील की गोली होगी इनमें बच्चे, ठीक है। और सबसे कम ऊंचाई पर कौन जाएगी, सबसे कम ऊंचाई पर, तो सबसे कम ऊंचाई पर कौन सी होगी, गीली मिट्टी, जो सबसे कम ऊंचाई पर। चलिए अब सब बोलने लग जाएंगे स्टील की। अबे पागल आदमी, रबर की ठोस, घर पे जाके देख लेना, किसी ठोस फर्श पर अगर तुम्हारे घर पे नीचे फर्श है संगमरमर का, या उस पर एक रबर की गोली लेना, ठीक है, एक स्टील की गोली लेना, दोनों को समान ऊंचाई पे गिराना, पागल आदमी, तुम्हें खुद पता चल जाएगा स्टील की ऊंचाई तक जाएगी, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, ओके ओके ओके।
ठीक है, स्टील की गोली, जी बच्ची। सुमित बोल रहे हैं सर मैंने तो स्टील की गोली बोला था। चलिए, ओके। निशा बोल रही है सर आज पहली बार समझ में आ रहा है, आ गया दिमाग में, बहुत मस्त पढ़ाते हैं, चलिए थैंक यू सो मच। अरे वाह, पंकज बोला है सर आपकी अदा सबसे अलग है, आपकी अदा सबसे अलग है, आपको बॉलीवुड में जाना चाहिए। अरे बाप रे, बॉलीवुड में जाना चाहिए। नहीं बच्चे, हम यही ठीक है यार, ठीक है ना। बॉलीवुड में हम दूसरों को हंसाएंगे नचाएंगे अपने गानों पे, यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ हम शिक्षित बना रहे हैं, यहाँ पर हम घर के जो चिराग हैं उनको जलवा रहे हैं। ठीक है, ये काम अगर आप मुझे कहना कि सर ठीक है, मान लो वैसे तो शकल सूरत जैसी है वैसी है, मान लीजिए इनकेस के बॉलीवुड से ऑफर आ जाता है कि सर आप आइए, मैं नहीं जाऊंगा भैया, क्योंकि मुझे यहाँ ज्यादा सुकून मिलता है। यहाँ कोई बच्चा पढ़ता है, मैं पूरी मेहनत से पढ़ाता हूँ, वहां पे मैं नाचूंगा गाऊंगा एक्टिंग करूंगा, रुपया पैसा मुझे बहुत मिलेगा, लेकिन क्या मेरे नाचने गाने से वहां पे ठीक है 4 लोगों का भला होगा? नहीं होगा। क्या मतलब है? ठीक है, बच्चे और बिगड़ेंगे मेरे नाच गाने को देखकर, ठीक है, वो भी नाचेंगे, ठीक है, तो इनकम हो सकती है, ठीक है, लेकिन मेरे आप अगर दिल से पूछेंगे क्या मुझे तसल्ली मिलेगी? मुझे नहीं मिलेगी बिल्कुल तसल्ली। मैं तो बस ये चाहता हूं, और ये मैंने ठीक है चुना है, ये प्रोफेशन मैंने चुना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ओके। ओके, लव यू ऑल बच्चों।